ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। वो दुनिया की बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। इनका मोटिव है कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है ना, चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोई एक मुल्क जो है वो दुनिया की सुपर पावर है। जज्बे का मतलब होता है शहादत। पाकिस्तानियों को ये बताया जाता है भाई जज्बे के साथ हम जो है IMF का कर्जा माफ नहीं करा सकते। सिर्फ जज्बे के साथ जो है ना हम अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर जज्बा सब कुछ है तो जज्बे से जहाज बनाए, बैठे और सफर करें। आप जज्बे से अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर ले, जज्बे से आप टेक्नोलॉजी बनाए, जज्बे पे बैठे और चांद पे चले। अपना मुल्क नहीं संभाला जरा। कश्मीरी पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया करते, अब वो हमारे हालात देख के वो कहते हैं कि हमें ना पाकिस्तान चाहिए ना और इंडिया चाहिए, हमें आजादी चाहिए। थोड़ा सा बनेगा ना इंशाल्लाह, तब कश्मीर क्या पूरा हिंदुस्तान लेकर आएंगे यहाँ पे। उन्होंने करके दिखाया है ना, 2 बंदे मार दिए हैं, उसके घर पे फायरिंग कर दी और कितनी बदमाशी करें। क्या सलमान खान की 2 टांगे काट के बताएं कि हमने 2 टांगे आज काट दी हैं, कल इसका सर भी काटेंगे? क्या वो इतना कुछ करके दिखाएं? हाँ। वो तो आपको फिर भी सेफ रास्ता दे रहे हैं, आपको 27 साल से वो सेफ रास्ता दे रहे हैं। अभी भी आप सलमान खान को सेफ रास्ता दे रहे हैं कि आप एक्सक्यूज करो, आपने गलती की है, आप माफी मांगो, निकल जाओ। हाँ। ठीक है क्या? पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया का कल्चर फॉलो कर रही है कि ये बड़े मीठे धीमे लोग हैं, किसी को मारते नहीं है, हम तो पहले ही बदनाम है। हमने तो देखे हजारों साल से हम बदमाशी करते हैं, अपने सर पे नहीं करते हैं। मुगल थे, बदमाशी करते थे, हिंदुओं से लड़ते थे, बाहर से फौज मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे, वो उनको गला देते थे, वो इनको जंग देके जाते थे। अगर वो ना आते ना, आज हिंदुस्तान पे हिंदुओं की हुकूमत होती। लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को इस्लामी तालीम देनी चाहिए, कुछ ने लड़कियों को बचाना है। उसको लड़कियों को तालीम नहीं देनी चाहिए, लड़कियों को तालीम नहीं, उनको घर में रहना चाहिए। लड़कियों को या फिर घर बैठा करें। लड़की का काम है 4 दीवारी में रहना। हाँ। कुरान मजीद और बच्चों को इनको काम करना चाहिए, इनको ट्रेन करें। इनको पाकिस्तान में 52% लड़की है, इनको 52% लड़कियां। 1000 हो जाए तो उसको घर में रहे, बंदा कमाएगा, उसको लेकर रहेगा। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बोलने लड़कियों के हवाले से बहुत ज्यादा हाइपर हुए हैं। एक तो अंकल आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हाँ डरे ना, नहीं, लड़कियों का जो काम है ना, लड़कियों के लिए प्रोफेशन है, डॉक्टर बने बेहतरीन है, नर्स बने बेहतरीन है। बड़ी जबरदस्त बात। अगर वो पढ़ेंगी तो वो डॉक्टर बनेंगी कैसे? आपने तो कह दिया वो पढ़ेगी ना, वो राजवाड़ी रहेगी, कोई डॉक्टर कैसे बने? इसके लिए बेटियों को घर ना बिठाएं, अपने बेटों को तरबियत अच्छी दें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के दौरे पर आज बुधवार दूसरे दिन हैं पीएम ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूसी शहर कजान पहुंचे हैं। आज उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से होगी। इस मुलाकात पर दुनिया की नज़रें हैं। दोनों नेताओं की 5 साल के बाद द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है। इन 5 वर्षों में भारत और चीन के रिश्ते उतार चढ़ाव वाले रहे। इसमें चीन के धोखे से दोस्ती तक की कहानी शामिल है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस वीडियो पर क्या रिएक्शन देता है और उनका क्या कहना है। मेरा चौधरी साहब, मेरा यही रोना है। अच्छा, एजुकेशन जो हमारी बेसिक है, हमने क्या ताल्लुकात में, ये बहुत आगे की बातें हैं। ठीक है, ताल्लुकात दुनिया में बेहतर क्या करना, हो रहा है? ट्रेड करना, अभी हमारी जो बेसिक्स है ना, हमारी बेसिक एजुकेशन हमारी बेसिक नीड है। ठीक है, वही पूरी नहीं हो रही। वही पूरी नहीं हो रही। आधी हमारी जो वर्क फोर्स है, हमारी विमेन जो है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो अवेयर नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है। हम विमेन के अनएजुकेटेड होने का मतलब आप जानते हैं, आधी वर्क फोर्स का वेस्ट होना। आपका चैनल मेरे सामने मेरी नजरों से गुजरा है, मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ। इधर हर दूसरे खड़े आदमी से आप ये सवाल कर ले, हर दूसरा आदमी कहेगा मेरे अंदर जज्बा बहुत है, मेरे अंदर जज्बा बहुत है। नहीं, ये तो फिर पाकिस्तानियों में है, हम पूछ भी लेते हैं क्यों जी, जज्बा है कि नहीं? जज्बा है जी, क्यों जज्बा है कि नहीं भाईजान? बिल्कुल जज्बा है जी, जज्बा तो बहुत है। इन बेचारों को बस जब से पाकिस्तान बना है ना, हाँ। इनको बस पढ़ाया जाता है भाई जज्बे के साथ हम जो है IMF का कर्जा माफ नहीं करा सकते। अच्छा। सिर्फ जज्बे के साथ जो है ना, हम अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर जज्बा सब कुछ है तो जज्बे से जहाज बनाए, बैठे और सफर करें। हाँ, जबरदस्त आप हो गया। जज्बे से अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर ले, ठीक है। जज्बे से आप टेक्नोलॉजी बना, जज्बे पे बैठे और चांद पे चले जाएं। ओ रॉकेट ना चांद पे बनाए, जाने जज्बे के पे लिए- बैठ के रॉकेट, जज्बे पे बैठ के चांद पे चले जाएं। चांद पे जाने के लिए जज्बा ठीक है, जज्बा जो भी आप कोई तहरीक चलाते हैं या कोई एफर्ट करते हैं, उसकी रूह जरूर है, लेकिन Education वो होना टूल नहीं है। हाँ। वो टूल नहीं है। टूल एजुकेशन है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है और एम्पावरमेंट है। जबरदस्त हो गया। इसके ऊपर तो मैं कहता हूँ क्लैपिंग होनी चाहिए जो इन्होंने बात की है, और कितने लोग खड़े होके सुन रहे हैं। आप इनकी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? ये जो ये कह दिया जाता है जज्बा बहुत है, इसके साथ एजुकेशन होना जरूरी है कि नहीं? है मैम ने जो बिल्कुल ये सही कह रही हैं, ऐसे होना आप मुझे खुद बताया ना, एक शख्स के पास जज्बा है, उसके पास इल्म नहीं है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, डायमेंशन नहीं है, उसको पता ही नहीं है
कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है, वो किस तरह से अपने मुल्क को सर्व कर सकता है। तो सिर्फ जज्बे के साथ वो क्या कर लेगा? अपनी 60, 70 या 100 साल की जिंदगी वो बस जज्बे के नाम पे नारे लगा लगा के चला जाएगा और गुर्बत को रोते रोते चला जाएगा। ठीक है। अच्छा अंबर जी, एक हो गए देखें, जिस मतलब इतना बड़ा इशू था, उन्होंने 27 साल इस पे सब्र किया है। बिश्नोई समाज ने, विष्णु समाज ने, देखे ना, यहाँ पे कोई भी इशू हो, किसी भी धर्म को आप चेक कर लें, अगर आप उसके धर्म को छेड़ेंगे तो वो आप पे रिएक्ट फौरन करेगा, बिल्कुल जल्दी रिएक्ट करेगा, साल में करेगा, 6 महीने में करेगा। मगर वो 27 साल से हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमें इंसाफ मिल जाए, मगर उन बेचारों को इंसाफ नहीं मिल रहा। ठीक है, अब उनका एक बच्चा जवान हो गया है, ठीक है, अब लॉरेंस, ठीक है, अब देखे ना अब वो ये जो मर्जी कहें जी, वो गैंगस्टर है या कुछ भी है, मगर जब हक पे खड़ा होता है, अपने दीन के लिए कोई खड़ा होता है, वो गैंगस्टर नहीं होता। जो भी अपने दीन के लिए खड़ा होता है वो गैंगस्टर नहीं होता। मेरा ख्याल है, देखें, इस बात का अभी इतना बड़ा इशू इंडिया में, हिंदुस्तान में बना हुआ है। मुझे इसलिए फ़िक्र है कि वहाँ पे हमारे मुसलमान भाई भी रहते हैं, हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, हमारे सिख भी, ईसाई भी। हिंदुस्तान इस टाइम बहुत तरक्की कर रहा है, हम उस पर खुश हैं कि अल्लाह पाक इनको, क्योंकि देखें, आपका कोई हमसाया, आपका नेबर अच्छा होगा तो आपको खामखा उसका कोई एडवांटेज होगा। ठीक है, अगर वहाँ अभी विवार लग जाए, जंग लग जाए, तो उसका एक धुआं जो निकलेगा वो हमें नुकसान करेगा। ठीक है, वो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि अगर बिश्नोई समाज को इंसाफ ना मिला तो दंगा भी भड़क सकता है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जो है जेल के अंदर है, लेकिन सलमान खान को जिस तरह से थ्रेट्स मिलते हैं, जो बाबा सदीकी हैं उनका जिस तरह से किलिंग हो जाती है, बिश्नोई समाज इस वक्त इंसाफ मांग रहा है, क्योंकि वो ब्लैक हिरन वाला जो केस था जो कि सलमान खान से हुआ, वो उनका कहना ये कि सलमान खान माफ़ी मांग ले, सलमान खान मंदिर चले जाए, बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगे, तो ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। लेकिन सलमान खान तो कहता है कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मैं तो हूँ ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं। देखिए, मुझे आज इस टॉपिक का पता चल रहा है, मैंने 2-3 इंडिया के इंटरव्यू सुने हैं, मुझे 1-4 घंटे में बात सारी समझ आ गई, क्लियर होगी कि क्या मसला है। तो जिसके साथ हुआ है, जिसने ये काम किया है, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रही। अगर देखें ना, सलमान खान एक मुसलमान की वजह से सारे मुसलमानों पे अब लोग गन डालेंगे, ठीक है, वो कहेंगे मुसलमान है ही ऐसे हैं, ये दूसरे के समाज को अपना तो ये सारा मनवाते हैं। ठीक है, और हमारे मतलब है कि देखें, अगर सलमान खान को नहीं पता था, ठीक है, बिलफर्ज नहीं पता था, उसने वहाँ पे शिकार कर लिया, उसको नहीं पता था कि ये इस समाज के लिए क्या अहम है, वो अपने उसको भगवान का दर्जा देते हैं। अगर चलो जी उसको नहीं पता था, मान लिया जी पता, मगर 27 सालों में उसको पता ही नहीं चला। 27 सालों में तो 27 साल से केस चल रहा है। तो वो तो उन बेचारों का सब्र है कि वो अभी तक वो अपनी गवर्नमेंट के इंतज़ार कर रहे थे, मगर अब इनफ हो गया ना उनकी तरफ से। अब जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ होगा। अगर मतलब है कि उसने ना भी किसी ने अटैक किया, हो सकता है तीसरी ताकत सलमान खान को ख़त्म कर दे, तो सारा मुद्दा मुसलमानों पे पड़ेगा। सलमान खान से गुजारिश है कि देखो, जिस मुल्क में इंसान खाता है, जिनका खाता है उनका गाता है, तुम्हें उस मुल्क ने इतनी इज्जत दी है, ठीक है, मुसलमानों को ने जितनी आपको इज़्ज़त दी है, जितना आपने अभी तक हिंदुस्तान में हिंदू भी आपकी इज़्ज़त करते हैं। अभी तक हिंदू सारे तो नहीं, मगर 80% मेरे हिसाब से अभी भी सलमान खान के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं चल फ़ैन है अभी। जो आपको जब इतनी इज़्ज़त देते हैं तो आपका इतना दिल मर गया, आपको ये एहसास नहीं है कि भाई हम आपसे गलती हुई है, आप उसकी गलती की माफ़ी मांग लें, आपका क्या जाएगा। आप तो इसीलिए आपको जो चमचे हैं, आपके सेक्रेटरी हैं, आपके लोग यही कह रहे हैं ना जी, आप इतने अमीर आदमी हैं, क्या हिरन का केस है, कुछ भी नहीं है, ये आपका क्या बिगाड़ लेगा, कुछ भी नहीं होगा। ओ भाई, 27 साल में अगर इतना बड़ा लावा नहीं फटा ना, जब लावा फटता है ना एक दफ़ा ही फटता है, अब ये लावा फट जाएगा, ये लावा फिर हिंदुस्तान से संभाला नहीं जाएगा, फिर ये पाकिस्तान तक भी आएगा। जाहिर सी बात है, जब मुसलमानों का दंगे होंगे, फसाद होंगे, फिर वहाँ से वो भागेंगे, पाकिस्तान का रुख करेंगे, तो फिर हमें भी गुस्सा आएगा जी, मुसलमानों के साथ ये हो रहा। मगर ये तो देखें ना कि मुसलमान के एक बंदे की गलती है, उसको माननी चाहिए। सर आपको बताता हूँ कि असल में ये हमारा जो है ना माशरे सारा खराब हो चुका है। असल में लड़कियाँ कहाँ पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ते नहीं है। दूसरा जगह हर घर को हमने अब बचाना है, घर को ऐसे बचाना है, हेड ऑफ द जो फैमिली है ना, सारे उसका कहना माने, अच्छी तालीम हासिल करे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चले तो कामयाबी है, वरना बर्बादी है। इस मोबाइल को छोड़ दे, ये शैतानी काम है, ये टेक्नोलॉजी को छोड़ दे, टेक्नोलॉजी छोड़ दे। पहले बंदे के पास इल्म होगा तो कुछ करेंगे ना। मेरी बात सुने, पहले मोबाइल रखा हुआ है, पहले इल्म हासिल करे, उसके बाद उसको यूज करे। क्या कहना देखा ना, किसी को इल्म ही नहीं है, उस मोबाइल को क्या करेगा, उसको जब
फार्मूले नहीं पता एक्सेल के, वर्ल्ड के कैसे नहीं, चलाना है। आपको पता है मोबाइल के थ्रू पाकिस्तान में बैठे जो नौजवान है लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो करोड़ों तो रुपए बहुत कमा रहे हैं। परसेंटेज है, वो सिर्फ वो 10% भी नहीं, 5%, तो आप अपने बाकी बच्चों को उधर को डालें ना। 90% लोग बेरोजगार हैं क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है, कोई हुनर नहीं है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। इससे पूछ रहे हो कि जज्बा हाँ, बहुत है। वो कहते हैं सबको व्हाइट कॉलर जॉब किसी को नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती, हाथ गंदे करो, पाँव गंदे करो, मुंह घर भागेगी। मैं हर बच्चा मेरा अफसर बने, ये कभी नहीं हो सकता। जबरदस्त हो मैंने गया। खुद MA टेक्निकल एजुकेशन किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की, और BSc डबल मैथ स्टैट। और ये है कि मकसद के अंदर हमारे मुल्क को एजुकेट करना चाहिए, इन लोगों को इल्म सीखना चाहिए, बच्चियों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को पढ़ना चाहिए। लड़कियों को इस्लामी तालीम देनी चाहिए, कुछ ने उस लड़कियों को बचाना है, अच्छा, उसको लड़कियों को तालीम नहीं देनी चाहिए, लड़कियों को तालीम नहीं उनको घर में रहना चाहिए, लड़कियों को या फिर घर बैठा करे। लड़की का काम है चार दीवारी में रहना। कुरान मजीद और बंदों को इनको काम करना चाहिए, इनको ट्रेन करें, नहीं, इनको लेकिन पाकिस्तान में 52% लड़की हैं, इनको 52% लड़कियां। चाहे 1000 हो जाए अच्छा, तो उसको घर पे रहे, तो अब बंदा कमाएगा उसको लेकर रहेगा। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, बोलने लड़कियों के हवाले अंकल से? बहुत ज्यादा हाइपर हुए हैं। एक तो अंकल आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हाँ, डरे ना। लड़कियों को जो काम है ना, लड़कों के लिए प्रोफेशन है, डॉक्टर बने बेहतरीन है, नर्स बने बेहतरीन है। बहुत जबरदस्त बात, बड़ी जबरदस्त बात। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो वो डॉक्टर बनेंगे कैसे? आपने तो कह दिया वो पढ़ेंगे ना, वो चार दीवारी में रहेगी, कोई डॉक्टर कैसे बनेंगे? नहीं, वो डॉक्टर अच्छी है। नहीं, मुझे बताएं, अगर लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो डॉक्टर अंकल लड़कियों को इस्लामी तालीम देनी है, पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा, उनको इस्लामी इस्लामियत कराएं, MA इस्लामियत कराएं। नहीं, MA इस्लामियत करवाएं, जिसका हाँ, जो वो दिल पढ़े, करता है, बिल्कुल। वो मेरी बात सुने, जिसका ये जो बात कर रहे हैं, कल को डिलीवरी होती है तो वो लेडी डिलीवरी होगी, जो मतलब बच्चा होता है, ठीक है, प्रेग्नेंट होती है, तो लेडी डॉक्टर की जरूरत होती है ना, उसके लिए एजुकेशन। यार हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता। अब 1000 बंदे करे, हर बंदा इतना कैपेबिलिटी नहीं होता। लेकिन पढ़ाना जरूरी है। वो करीम होती है बंदे जो डॉक्टर बनते हैं ना, बहुत मेहनत से बनते हैं। 15 लफ्ज के, मेरे खुद 2 सिस्टर डॉक्टर हैं, मेरा भाई भी डॉक्टर है। आपने बात की ना बेटियों की बड़ी जबरदस्त बात आपने किया, लेकिन उसके लिए बेटियों को घर ना बिठाएं, अपने बेटों को तरबियत अच्छी दें। हाँ बिल्कुल सही है। जबरदस्त। बाहर के मुल्क वाले जिनको कहते हैं, उन्होंने सारे वो ईज़े बंद कर दिए, इसलिए कि वो यानी कि दुबई वालों ने वो लिस्ट्री आई है कि पूरे लाहौर के या पाकिस्तान के कुछ सूबों से उन्होंने कह दिया यहाँ से बंदे नहीं लेंगे, उसमें लाहौर का नाम नहीं है, अच्छा, लाहौर का नाम नहीं, बाकी सब हो गया। चले जी, अच्छा लगा यहाँ पे जितनी भी डिस्कशन हो रही है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा 2019 के बाद मोदी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी। 5 साल पहले जब PM मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई तब चीन ने धोखा दिया था, लेकिन अब उसे भारत की शर्तों पर झुकना पड़ा। दरअसल अक्टूबर 2019 में चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आए थे। दोनों नेताओं के महाबलीपुरम में एक औपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए मिले थे। इस मुलाकात के कुछ महीने बाद चीन ने भारत को धोखा दिया और LAC पर सैन्य गतिरोध पैदा हो गया था। दोनों देशों की सेना आमने सामने आ गई थी। 15 जून 2020 और भारत और चीन के सैनिक की बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो गई थी। इस घटना के बाद सितंबर 2020 में राजनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत शुरू हुई थी। कई दौर के बातचीत में और चीन के LAC से पर समझौते की तैयारी हुई। दोनों मुल्क पोर्ट्रिंग के 2020 से पहले वाली स्थिति पर सहमति हुई। ये समझौता PM मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से कुछ घंटे पहले हुई थी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।